नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो जरूर पूछेगा। कल का होमवर्क का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, आप लोग को सॉल्यूशन इसका हम करवा देंगे आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें। अगर नहीं देखिएगा तो पछताइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन। यदि एक पुत्र की आयु के दोगुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 होता है। यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 45 होता है। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन के थ्रू भी हम चल सकते हैं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं और बना भी सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग को हम बताएंगे और बना के भी बताएंगे। टाइम जितना भी लगे आप लोग पेशेंस रख के देखिएगा। यदि एक पुत्र की आयु के दोगुने, पुत्र ये है हम मान लेते हैं फादर को x और सन को मान लेते हैं y। ज्यादा नहीं लंबा जाएगा, बस समझने के लिए मान रहे हैं। पुत्र की आयु के दोगुने, पुत्र कितना है y है ना, तो पुत्र की आयु के दोगुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए। अगर पिता तो x साल में है, x में जोड़ा जाए तो उसका जो योगफल होता है वो 34 होता है। तो एगो समीकरण बन गया। आगे बोला है यदि पिता की आयु के 1.5 गुना, पिता x है ना, इसका 1.5 गुना को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए। यदि पुत्र की आयु 22 इसमें जोड़ा जाए तो इसका जो योगफल है वो 45 होता है। बस हो गया। यहाँ से हमें निकालना है पिता की आयु। पिता को हम x माने, x का मान ज्ञात करना है, मतलब 22 को कटा देना है। इसको कितना हो जाएगा ये, इसको हम अच्छे से सॉल्व कर दे तो दशमलव उड़ाएंगे तो 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10 हो जाएगा 3x प्लस 2y, नीचा में 2 होगा, उधर जाकर हो जाएगा 45 दूना 90। एक समीकरण हमारा सॉल्व करके ये आएगा। इस दोनों को हल करेंगे। हमें x का मान ज्ञात करना है तो y को फटाफट कटा देंगे। इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। अभी आजा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा y तो कट जाएगा, घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा। तो जगह 3x में x गया तो 2 गो x बचेगा। 2 गो x बराबर इधर घटाएंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो 40 50 6 56, कितना हो जाएगा ये 56 हो जाएगा। कटेगा क्या, 2 से काटेंगे तो 28। तो x का जो मान आ जाएगा 28। हम पिता को ही माने थे x, मतलब पिता का ही उम्र पूछा था तो वो 28 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसको सरल करना है। क्या है, 2 पे पावर 3। अब सिंपल सा बात है, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब 8, इसका कितना हो जाएगा गुना, 3 का स्क्वायर 9, गुना 7 का कितना हो जाएगा, 7 का 7 ही है। अच्छा इकाई अंक पे चलेगा क्या, सबका इकाई अंक अलग अलग है, इकाई अंक को ही गुना कर लेते हैं। 9 सते 63, 63 में 3 आ जाएगा। अब 3 को कर देंगे 8 से गुना, तो 8 तिया 24, 4 आ जाएगा। 4 हमारा लास्ट में किस ऑप्शन में है, लास्ट में 4 जो है एक इसी ऑप्शन में है। ठीक है, लास्ट में 4, तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला हमारा देखिएगा, x प्लस 1 बटा एक्स का जो मान है वो 3 है। x प्लस 1 बटा एक्स का जो मान हमें दिया हुआ है 3 है, और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, यही तो हमें पता करना है। तो सिंपल सा कहानी समझिएगा, जब भी इसका मान p दिया रहे तो इसका जो मान होता है वो p स्क्वायर माइनस 2 होता है। कितना होता है, p स्क्वायर माइनस 2 होता है। यहाँ पे देखिए इसका p नहीं 3 दिया हुआ है, हम भी यहाँ पे इसका मान जो है वो 3 रख देंगे। कितना, 3। तो 3 में का स्क्वायर हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7। अब ध्यान रहे यहाँ पे माइनस तभी होगा जब यहाँ पे प्लस रहे, यहाँ पे प्लस रहेगा तब। अगर यहाँ पे मानिए माइनस दिया रहता है, यहाँ पे माइनस, तब उस कंडीशन में हमें प्लस निकालना होता, तब यहाँ पे प्लस करते तो 9 आंसर आता, 11 आंसर आता। अभी हमारा दोनों जगह प्लस था, इसका आंसर 7 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर है क्या, 4 नंबर है। 5 ठोस घन प्रत्येक का आयतन 216 है। 5 गो घन है, प्रत्येक का आयतन होता है 216। आयतन क्या होता है, घन का आयतन ए क्यूब का मान है 216।
यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो 6 का, क्योंकि ये क्यूब है, उधर जाके घनमूल हो जाएगा। तो ए का जो मान निकल गया 6 निकल गया। अब पांचों जो है वो 6 होगा, पांचों का जो भुजा है 6 होगा, ठीक है। के लिए एक रैखिक तरीके से, एक सीधा तरीके से जोड़ा गया, 5 को घन को जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है तो समझिएगा, एक घन ये है, ठीक है, इस ऐसा ही सही 5 को घन जोड़ा गया, एक घन मानी एक दूसर घन हो गया ये, ठीक है, दूसर घन रैखिक तरीके से जोड़ा गया है। तेसर घन हो गया ये, सीधा सीधा हम इसे जोड़ देते हैं। चौथा घन, मतलब हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं, बस 5 घन जोड़ा गया है सीधा तरीका से, ठीक है। एक घन ये हो गया, 5 घन जोड़ दिए हैं, ठीक है। सही से बक्सा आप समझते हैं ना, घर का बक्सा जैसे था, उसको इस तरीके से रखा गया है। आप लोगों को हम यहाँ पे उस तरीके से नहीं दिखा पाएंगे, 3D डायग्राम है ना, उस तरीके से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन समझिएगा एक लाइन में सब बक्सा क्या है रखा हुआ है। तो एक कोई एक चीज भरेगा, मानिए पहले अगर मोटाई एक घन है ये, तो सबका तो भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा, 6 अब बढ़ गया क्या, कोई एक चीज भरेगा, मानिए लंबाई बढ़ के 6 12 6 18 6 24 36 हो गया। चौड़ाई तो 6 ही होगा, ऊंचाई तो 6 ही होगा, ऊंचाई 6 ही होगा। कोई एक ही चीज बढ़ेगा तो बढ़ गया। रैखिक तरीके से जोड़ें तो लंबाई बढ़ गया, ठीक है। निकालना क्या है उस पर फोकस करते हैं। अंत में जो अंत तक जुड़ा गया है, घनाभ बन गया, देखिए घनाभ बनेगा ना, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो जाएगा, इसको सही तरीके से जोड़ेंगे तो। पारस्व सतह का क्षेत्रफल, घनाभ का पारस्व पृष्ठीय कुल अलग होता है, पारस्व अलग होता है, हमें पारस्व निकालना है घनाभ का। किसका? घनाभ का पारस्व। तो घनाभ का पारस्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2h इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुना h तो हमारा 6 है, इंटू लंबाई कितना हो गया 30 हो गया ना, 30, और जोड़ चौड़ाई 6 हो गया। बोलिएगा यहाँ पे तो 6 दूना 12 गुना 30 6 36, बरछक 72 के 2 बाकी 7, भारतीय 36, 36 से 7 42, कितना आ गया 42, 36 और 36 36 4 36 4 40 43 43 3 आ जाएगा, तो 432 आ जाएगा। इसका पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 432 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इसका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आप लोगों को कल के होमवर्क में भी मिला था यही प्रश्न। अगर देखा जाए तो कल के होमवर्क में भी हमें यही प्रश्न दिए थे, आप लोग आंसर भी नहीं किए, बहुत ही गंदी आदत है, आंसर करना चाहिए। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है ग्रुप डी का। इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोग को ग्रुप डी में आ रहा है, आप लोग समझिए कि कितना टफ लेवल का, कितना आसान कंपटीशन है, ठीक है। क्वेश्चन टफ का मतलब कंपटीशन आसान होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व बिना कोई बकवास के। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, आप लोग भी अच्छे ढंग से समझिएगा। कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, बार बार हम इस बात को रिपीट करते हैं। क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम थोड़ा सा छोटा नहीं कर लें क्या, उस साइड कर देते हैं, हाँ चलिए इस साइड में भी आ गया। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू, देखिए एक अन्य रेलगाड़ी क्यू है, क्यू ठीक है, एक अन्य रेलगाड़ी क्यू, ठीक है। तो हमें क्यू का जो दिया हुआ है 170 मीटर लंबाई है, ठीक है, जो दिया हुआ है। पी का लंबाई पहले हमें नहीं पता है, जो यहाँ पे पता चला, और 170 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी, तो पी का स्पीड भी दिया हुआ। एग्जाम में सब मत लिखिएगा, हम बोलिएगा तभी नहीं ही लिखेंगे, समझाना है तो समझाना, इसलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलेगा क्या? चलना वैसे ही बनाना एग्जाम में, ठीक है। और क्यू का भी स्पीड पता है, क्यू का जो स्पीड है वो 56 किलोमीटर, सभी चीज क्वेश्चन में अच्छे से शो हो रहा है, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। उसको जो है एक अन्य रेलगाड़ी को 1/2 मतलब 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे हम देखेंगे, आगे अलग चीज बोला है। तो फिर दूसरा एक रेलगाड़ी पी जो है, ये जो रेलगाड़ी पी है जिसका स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, वो एक सम्मुख दिशा में एक आर ट्रेन आ रहा है, उसको पूरे पार करने में कितना समय लगेगा। फिर दूसरा भी ट्रेन आएगा, पहले हम इस ट्रेन को पार कर लेते हैं। तो पी का लंबाई इसके लिए निकालना पड़ेगा, तभी तो फिर आगे आर को पार करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें पी की लंबाई चाहिए, तो यहाँ से पी की लंबाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा बात है कि अभी हम यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक पी को छोड़ के यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक तो हमें दिखा कि एक बोल रहा है क्वेश्चन में एक ट्रेन ये है, दूसरा ट्रेन सेम जो है इसी दिशा में यह ट्रेन जा रहा है, दोनों ट्रेन, एक ट्रेन ये है, ये जो कि इस दिशा में जा रहा है,
दूसरा ट्रेन भी ये है जो कि इस दिशा में जा रहा है, दोनों ट्रेन सेम ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ में आ गया कि दोनों ट्रेन जो है सेम ही दिशा में जा रहा है। एक का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का जो स्पीड है वो 56 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखिए दोनों एक दूसरे को पार कर, कब कहेंगे कि पार कर गया, इसका स्पीड अधिक है, ये पार करते करते जब यहाँ पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे पार कर गया एक दूसरे को। इसका मतलब है कि हमें कुल दूरी जो है इसका दूरी पार करना पड़ेगा, इसका भी दूरी, तब बोलेंगे पार कर गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी उस समय लेना पड़ेगा। जब भी दूरी पार करने का बात करता है तो कुल दूरी होता है दोनों ट्रेनों का लंबाई का योगफल। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, एक ट्रेन का तो है दिया हुआ 170 मीटर 170 मीटर है, प्लस दूसरा हमें पी का नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, पी का एक्स, या फिर पी का हम एक्स क्यों माने, पी का हम पी भी मान लेते हैं। कुल दूरी आ गया, इसी को तो पार करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। क्या होता है, हाँ, तो दूरी तो ये हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चाल, देखिए बच्चा को कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है थोड़ा सा, हम उस चीज को यहाँ पे क्लियर करेंगे। चाल घटेगा कि जुड़ेगा, रिलेटिव स्पीड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है दोनों ट्रेन, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। अगर एक ट्रेन इधर जा रहा है दूसरा ट्रेन इधर विपरीत दिशा में जा रहा है तो उस समय जो होता है रिलेटिव स्पीड आर एस रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। बच्चा याद कैसे रखे, कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होगा। कैसे, तो देखिएगा, अब मानिए सेम प्रजाति, जैसे कि हम लड़का लड़का का ही बात करें, आप लोग देखते होंगे कि एक लड़का का चेन उतर गया तो दूसरा लड़का ना नहीं चढ़ाता है, बोलता अपने से चढ़ाओ। मतलब क्यों, क्योंकि एक दोनों ये सेम जाति का है, सेम जाति में लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं चढ़ाना चाहता है चेन। ये साइकिल का ही हम बात की, साइकिल का ही, तो चेन चढ़ाना नहीं चाहता है, लड़ाई होता है। इसीलिए दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहा है, सेम दिशा में जा रहा है तो दोनों में लड़ाई होगा, मतलब ये दोनों घट जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर हम यही देखिए विपरीत दिशा में है, समझने का एक तरीका यहाँ पे हम इसको अपनाए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम बोले कि एक ये लड़का है, ठीक है, एक ये लड़की जा रही है कहीं आगे बढ़ रही है, इसका फटाक से चेन उतर गया तो ये लड़का क्या करेगा, दौड़ के जाएगा इसका चेन चढ़ाने के लिए, बोलेगा कि हम चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन होता है। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत आवेश है, ये विपरीत है, ये लड़का है, ये लड़की, दोनों विपरीत आवेश है, तो वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दोनों, एक ये है, एक इस दिशा में जा रहा है, दूसरा इस दिशा में जा रहा है, दोनों विपरीत अगर दिशा में, दोनों अगर विपरीत दिशा में है तो उस समय हम दोनों के चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जुड़ जाएगा, अट्रैक्शन होगा दोनों में, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है इसलिए दोनों जुड़ेगा। अगर दोनों सेम दिशा में हो, दोनों सेम दिशा का मतलब आपको तरीका हम समझा ही दिए, सेम है, दोनों लड़का है या दोनों लड़की है तो झगड़ा ज्यादा होगा तो समय घट जाएगा। ये तरीका अगर आप लोग याद रखिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, इतना तो मेरी तरफ से ऐसा लगता है। ठीक है, अगर अदरवाइज आप लोग का जैसा जो तरीका है उस तरीका से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग को घटा देना चाहिए, तरीका तो हम बता दिए, तो आ जाएगा घट के 14 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये सभी मीटर प्रति सेकंड में है, देखिए यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन में भी सेकंड में ही बोला है, तो इसमें क्या करेंगे 5/18 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। कटेगा तो काट सकते हैं, 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 7 से 35/9 आ गया, कितना आ गया 35/9। तो अब देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल क्या हो गया 35/9 गुना समय कितना है, तो समय है 1 सही 1/2, मतलब 1.5 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, फिर आधा मिनट का मतलब 30 सेकेंड, 60 30 90 सेकेंड, तो 90 सेकेंड। देखिए ये सब फटाफट करने का, अभी समझाएं इसलिए टाइम लगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग, काट लीजिए, 10 दहे 90, तो आ गया पी बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुना करेंगे 350, इधर घट जाएगा 170, तो पी का जो मान आ जाएगा वो 180 आ जाएगा। जो पी का मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा पी का मान। चलिए पी का लंबाई पता चल गया बहुत ही जल्द। ठीक है, पी का लंबाई का तो पता चल गया। अब हमें आगे पढ़ के आगे भी निकाल लेते हैं। समझ में आया ना, कब घटेगा कब जुड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नहीं भूलेगा इस चीज को, कब घटेगा कब जुड़ेगा। ठीक है, दोनों विपरीत है तो जुड़ जाएगा, दोनों अगर सेम है तो घट जाएगा। अब आगे बोला है कि रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा से 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से, देखिए एक रेलगाड़ी आर है ये, ठीक है, आर है जो कि जिसका की स्पीड लंबाई है 220 मीटर और इसका जो स्पीड है वो 74 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है,
ये जो P इधर से जा रहा है, सम्मुख दिशा का मतलब इस दिशा में जा रहा है, दूसरा इस दिशा में आ रहा है। इस देखिए सम्मुख दिशा नहीं हुआ, एकदम एक सम्मुख इसका एक साइड में है। सम्मुख दिशा का मतलब इसका मुख देखिए एक साइड में है ना, ठीक है, एक ही दिशा, इस प्रकार से बोला सम्मुख। सम्मुख मुख इसका एक दिशा में हो, मतलब डायरेक्टली बोलना चाह रही है ये सम्मुख, विपरीत नहीं बोल के सम्मुख बोल दिया फंसाने के लिए, ठीक है। तो P का तो लंबाई हमें पता है 180 मीटर है, और इसका स्पीड भी पता है कि 70 किलोमीटर पर घंटा है। तो ये एक दूसरे को कब पार करेगा, कितना सेकंड में ही बताना है। तो कितना सेकंड में कब पार करेगा, जब पूरे एक दूसरे को पार कर जाएगा तब। जैसे मानिए एक दूसरे को निकला, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तब बोलेंगे पार कर गया, मतलब कि दोनों के लंबाई का योगफल दूरी हो जाएगा। तो हमें समय बराबर कहता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना हो जाएगा 180 मीटर और 220 मीटर, तो 400 मीटर हो गया दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा। देखिए विपरीत दिशा है तो चाल जुड़ जाएगा। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 74 70 74 144 किलोमीटर पर आवर। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, ये काटेंगे तो 8 8 5 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। मतलब पार करने में जो समय लगेगा वो 10 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को। ये जो ट्रेन पार करेगा एक दूसरे को कितना समय लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। इस चीज को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में डबल डबल दे दिया है। ग्रुप डी का अभी आप लोग देखते होंगे, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 180 निकाल दिए, दूसरा ट्रेन का लंबाई ही पूछता है। तो आप लोग को इतना ही करना है, इतना बस क्वेश्चन यहीं तक रहेगा जीडी के लिए। जीडी का एग्जाम जो भी दिया हुआ विद्यार्थियों को पता है, ये जो क्वेश्चन है 25 किस तारीख को 6 तारीख के एग्जाम में भी आया था, थर्ड शिफ्ट में। इतना ही आप लोग कीजिए, इतना ही बस पूछेगा। बस ग्रुप डी में थोड़ा सा आगे एक और ट्रेन का बात ले आया तो टाइम खाने के लिए, वहां पे बस दूसरे ट्रेन की लंबाई पूछता है, ठीक है। उस चीज को आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 180 मीटर जैसे निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, इसकी मूल की प्रकृति बताना है। तो ये 3 चीज होता है। अगर डी जो है बराबर हो 0 के, तब मूल जो होता है वास्तविक होता है और समान होता है। समान का मतलब बराबर होता है, ठीक है। अगर डी बड़ा हो 0 से, तो मूल जो होता है वास्तविक तो होता है लेकिन असमान होता है। क्या होता है, असमान, अलग अलग मूल आता है। अगर डी छोटा हो 0 से, तो मूल डायरेक्ट क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, मूल काल्पनिक होता है, ठीक है। तो हमें डी का मान निकालना पड़ेगा। ये डी क्या होता है, तो डी बराबर जो होता है वो होता है b² - 4ac। ये डी का फॉर्मूला होता है। क्लास 10th में हम साबित भी किए हैं, वहां से जाकर बच्चा देख सकता है। दूसरा चैनल हमारा है मैथ्स मेकर क्लासेस, उस पर जैसे b², बी इसमें क्या है, एक्स के जो पहले रहेगा वो बी रहेगा। तो ये मेरा पूरा क्या है, बी है, तो b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × p+q। ये तो मेरा क्या है, बी है, तो हमें इसका स्क्वायर कर देंगे तो b² -4 × ए कितना है, आप लोग बोलेगा ए तो ये पूरा है, ए क्या है 2 × p+q का स्क्वायर, 4ac। सी कितना है, तो सी का तो मान 1 हमारा 1 है। जैसे इसको देखेंगे तो 2 दूना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इधर क्या है p+q, तो 4p+q का स्क्वायर माइनस इधर कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। कितना, 4ac ना, 4 दूना 8 p+q का जो बन जाएगा स्क्वायर बनेगा। जैसे इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ 4 है, हम माइनस में 8 है, घट के दोनों तो सेम जाति का है, तो हो जाएगा -4। कितना, -4 p+q का स्क्वायर। देखिए डी का मान माइनस में आ गया, इसका मतलब डी का जो मान है वो छोटा हो गया 0 से। माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का मतलब मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। प्रकृति मूल का क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। तो मूल काल्पनिक ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट। किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट का एकल छूट कितना के बराबर होगा। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आप लोग को हम डायरेक्ट बताए हैं। कैसे, देखिए 40 का छूट तो -40, डायरेक्ट माइनस लगा दीजिए, छूट दे रहा है तो माइनस, फिर 60 का छूट, फिर दोनों को गुना कर दीजिए तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 40 × 60 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100। दोनों को जोड़ेंगे तो -100
प्लस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 चौके 24, 6 चौके 24। ओवरऑल जब देखेंगे तो -76 आ जाएगा। माइनस का मतलब डिस्काउंट कितने का, 76% का। तो 40 और 60 मिला के 100 नहीं होगा, 40% और 60% मिला के दोनों मिला के 100 नहीं होगा, कितना होगा, 76% का डिस्काउंट होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका दूसरा तरीका देखें तो 100 का कोई चीज है, 40 का छूट दिए कितना में बेचेंगे, 60 में बेचेंगे, 60% में। फिर से इसमें कितना का, 40 का छूट दिए, 60 का छूट दिए, तो अब कितना में बेचेंगे, 60 में बेचेंगे। तो 60/1, पहले हम 100 का चीज था, 40 का छूट दिए तो 60 में बेचे। अब इतना का दाम हो गया, फिर इसमें 40 कितना, 60 का छूट दिए, कितना में बेचेंगे, 40% में। तो 40/100, यहाँ से काटेंगे तो 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौके 24, मतलब 24 का छूट हो रहा है ओवरऑल। 100 का चीज है, 24 का छूट में बेचेंगे, कितना लेंगे हम उससे, 76%। तो ओवरऑल दोनों मिला कितना का छूट, 76% का। दोनों सेम ही तरीका है, जैसे भी आप लोग बनाना चाहें उस तरीका से बना सकते हैं। अगला हमारा है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। एक संख्या ए है, एक बी है, एक सी है। इसका अनुपात है 1:2:3 दिया हुआ है। उनका एलसीएम जो है 1600 है। तो संख्याओं का महत्तम क्या होगा, संख्याओं का महत्तम पूछा है। अब देखिए सिंपल सा इसमें एक तरीका आप लोग को हम बताते हैं, ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखिएगा तो बहुत ही तो और अच्छी बात है। समझ रहे हैं ना, मतलब खराब बात। ठीक है, अब हम अनुपातिक कुछ संख्या मान लेते हैं, एक्स, एक्स और एक्स। अगर हम यहाँ से निकाले तो एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलिएगा एलसीएम होता है जो सब में मिला वो, तो एक्स सब में मिला, और गुना जो नहीं मिला वो भी, 2 नहीं मिला और 3 नहीं मिला, एलसीएम मतलब हो जाएगा 3×2=6x। अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में मिला है, सब में क्या मिल रहा है, एक्स सब में मिल रहा है ना, तो एचसीएफ एक्स हो जाएगा। ये दोनों तो निकल गया, लेकिन हमें मान में जो एलसीएम है 1600 दिया है, हमें जो एलसीएम हमें 16 मान में दिया है वो 1600 दिया हुआ, कितना, 1600। और हम लोगों का कितना आया है, 6x आया है, 6 ही x आएगा ना, 3×2=6, और सब में x मिला था 6x। तो हम बोल सकते हैं हम लोग का जो है 6x आया है, और एक्चुअल में जो एलसीएम लघुत्तम दिया हुआ है वो हमारा 1600 के बराबर दिया है। कितना दिया हुआ है, हमारा 1600 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से जैसे ही काटेंगे तो x का मान तो पॉइंट में निकलेगा, कोई ऑप्शन में पॉइंट में हमारा नहीं है, कुछ ना कुछ गलती की है। 1:2:5 के अनुपात यहाँ दिया हुआ है, हम मान लीजिए 1 और 2 और 3, अरे यार 1 2 3 नहीं, 1:2:5 के अनुपात में अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा 5 होगा। 1 2 और 5 के अनुपात में, 5 के अनुपात में तो क्या हो जाएगा, 5×2=10 हो जाएगा। 10 का मतलब 10, 1 0 से 1 0 गया, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 160, कितना, 160 है। और एचसीएफ तो हमारा यही होगा, एक्स का ही मान, क्योंकि सब में कॉमन एक्स ही आ रहा था। तो हमारा क्वेश्चन बोला था एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समावर्तक, तो वो हमारा 160 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत बहुत लाजवाब और बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक षष्ठभुज के समषष्ठभुज, समषष्ठ मतलब वैसा षष्ठभुज जिसका जो है सब भुजा बराबर हो, ठीक है, षष्ठभुज 6 भुजा बराबर हो, तो परिमाप के बराबर है। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। षष्ठभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो समझाते हैं, समझिए। पहले एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 900। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसी का मान जो है वो 900 है। तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, उधर स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो ए का जो मान आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका परिमाप जो है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। बोला इसका जो परिमाप है वो एक समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। समषष्ठभुज का 6 भुजा बराबर, तो 6 भी कर देते हैं उसका, तो 4×a का इसका मान है 30 है, बराबर क्या हो जाएगा, 6b। जैसे यहाँ से काटेंगे तो 6×5 = 30, तो उसका जो समषष्ठभुज है उसका भुजा आ जाएगा 520 सेंटीमीटर। षष्ठभुज का जो भुजा आ जाएगा वो 520 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इसमें तरीका याद रखिएगा, समषष्ठभुज में 6 गो बराबर समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, लेकिन जो होता है क्या, वो 6 गो होता है, 6 गो समबाहु त्रिभुज होता है, इसलिए 6 से गुना करते हैं। इसीलिए आप लोग आज के बाद याद रखिएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3√3/2 गुना भुजा स्क्वायर। ये होता है समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। कैसे होता है आप लोग को हम बता दिए, 6 को कैसे बनता है वो भी सीखना है, तो अभी हम सिखा ही देते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। तो 3√3/2 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 2 से काटेंगे तो जाएगा हमारा, यार
2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 200 ना, 200 तो गुना करेंगे 2 तिया 600, उधर √3 का √3 तो 600 √3 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 6 को कैसे समबाहु त्रिभुज उसमें बनता है, अगर ये चीज आप लोगों को जानना है तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये समषष्टभुज है, समषष्टभुज मतलब सब भुजा जिसका बराबर हो। 6 को कैसे बनता है तो समझिएगा, यही से हम समझा देते हैं। एक देखिए ये इसमें सब साबित करते हैं ना, एक मानिए इसका ये है, तो ये जो ये भी समषष्टभुज बना, ये भी इसका कितना टोटल 6 को बनता है समबाहु त्रिभुज, इसलिए 6 से हम गुना कर देते हैं तो आ जाता है। क्षेत्रफल भी इसी प्रकार से निकला जाता है 6 से गुना करके। अगला क्वेश्चन 10 चलते हैं, उसके बाद होमवर्क का प्रश्न मिलेगा आप लोगों को। एक कंपनी में 6 कर्मचारी के मासिक वेतन 5,000, 6,000, 8,000, 8500, 9300, 9500 है, तो उनके वेतनों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका कैसे, माध्यिका या फिर इसी को हम बोलते हैं माध्यक, कैसे निकालते हैं, पहले इसको बढ़ते या घटते, आरोही या अवरोही क्रम में घटाते हैं, जिसको कि हम बढ़ते या घटते क्रम बोलते हैं, या आरोही अवरोही एक ही बात है, ठीक है। तो हम सजा लेते हैं बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, तो पहले लिखते हैं 5,000 को, फिर लिखते हैं हम 6,000 को, 6,000 के बाद सजले तो है ये वाला, क्यों टाइम बर्बाद करना। सजाने के बाद क्या करते हैं, जो बीच में आता है वही क्या वो है, ये क्या वो 6 कर्मचारी है, तो बीच में 2 आएगा, एक इधर से खत्म, एक इधर से खत्म, 2 इधर से खत्म, तो बीच में तो 2 आ गया, कितना आ गया, एगो 8,000 वाला आ गया, एगो 8500 वाला आ गया। तो बीच में जब 2 आता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। अगर बीच में 1 आता तो ठीक था, वही मेरा आंसर होगा, लेकिन अगर बीच में 2 आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 8 1600, 8,000, 16,500, 16,500, इसमें 2 से भाग कर देंगे, काटेंगे तो 8,250 आ जाएगा, कितना 8,250 आ जाएगा। हमसे पूछा था माध्यिका, तो 8,250 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी 8,250। होमवर्क का प्रश्न ये है, अगर इसका सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं फॉर सॉल्यूशन, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना चाहिए। ऐसे आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का। सभी क्वेश्चन इतना मेहनत से करवाते हैं, अगर आप लोग को लगता है तो अपने जरूर अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हो सकता है कमेंट में भाग लें और कमेंट करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।